वापस जल प्रदूषण को करें। जल प्रदूषण कायम है। जल प्रदूषण की परिभाषा जल के भौतिक, रासायनिक तथा जैविक संगठन में होने वाला अवांछनीय परिवर्तन किसके कारण होता है? कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों के कारण। किसके अंदर किसके फॉर्म में चेंजमेंट आता है? वाटर की फॉर्म के अंदर, केमिकली, फिजिकली और बायोलॉजिकली। क्या आता है? इनडिजायरेबल चेंज। किसके अंदर? वाटर के अंदर। और जो वाटर के अंदर है 0.1% अशुद्धि भी क्या है? अशुद्ध जल को क्या करती है? इंडिकेट करती है। और जल के अंदर 8 मिलीग्राम क्या हो? ऑक्सीजन हो, तो ये क्या है? अशुद्ध जल है। लेकिन इसकी मात्रा 4 मिलीग्राम हो तो ये क्या है? अत्यधिक क्या है? अशुद्ध जल है। जो शुद्ध जल के इंडिकेटर कौन से हैं? डेफनिया, ट्राउट मछलियाँ और स्टोन फ्लाई का लार्वा, ये दो। फिर अशुद्ध जल के इकोलाई, ब्लड वर्म, स्लम वर्म, स्वीज फंगस, ये किसके इंडिकेटर हैं? अशुद्ध जल के। हाँ, फिर बाद के अंदर जल प्रदूषण की मापन की विधियाँ कौन सी विधियाँ हैं? दो। एक कौन सी है? एक बीओडी, एक है सीओडी। बीओडी के अंदर किसी ऑक्सीजन में जैव निम्नीकरण पदार्थों को अपघटित करने के लिए ऑक्सीजन की कितनी आवश्यकता, उसे क्या बोलते हैं? बीओडी। इसलिए जैव निम्नीकरण पदार्थों को या कार्बनिक पदार्थों को अपघटन करने के लिए जितने ऑक्सीजन की क्या होती है? आवश्यकता होती है, उसे क्या बोलते हैं? बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। सीओडी के अंदर कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों को अपघटन करने के लिए पोटेशियम डाइक्रोमेट की जितनी आवश्यकता होती है उसे क्या बोलते हैं? सीओडी। अगर हम एक ही क्या वाटर बॉडी से क्या ले, पानी की 2 बोतल ले और उसको मतलब एक ही नदी या किसी तालाब से हमने 2 बोतल भरी, उनके अंदर बीओडी और सीओडी की मात्रा देखें तो मतलब सीओडी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा क्या चाहिएगी? ज़्यादा। क्यों चाहिएगी? सीओडी के अंदर जैव निम्नीकरण अजैव दोनों का क्या होता है? अपघटन होता है। जबकि बीओडी के अंदर किसका अपघटन होता है? जैव निम्नीकरण पदार्थों क्या होता है? अपघटन होता है ना, ये होता है। और फिर ये हो गए दोनों। फिर इस विधि द्वारा पोटेशियम डाइक्रोमेट के माध्यम से जैव निम्नीकरण तथा अजैव निम्नीकरण अपघटन होता है, जबकि बीओडी में वायु जीवाणु द्वारा केवल किसका अपघटन होता है? जो जैव निम्नीकरण है उनके आधार पर। स्रोत में बीओडी सीओडी का वायु जीवाणु का क्या कार्य करते हैं? बीओडी के अंदर अपघटन करते हैं। किसका करते हैं? जैव जो कार्बनिक है, जैव निम्नीकरण पदार्थ है, उनका करते हैं अपघटन। कौन करते हैं? वायु जीवों को अपघटन करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की। वो जितनी ऑक्सीजन की मात्रा चाहिए होती है उसे क्या बोलते हैं? बीओडी। और सीओडी के अंदर पोटेशियम डाइक्रोमेट की जितनी क्या होती है? आवश्यकता होती है, वो क्या कहलाती है? सीओडी। अब ये ले लिया। अगर हम किसी सेम सोर्स से क्या लें? बीओडी और सीओडी की मात्रा चेक करने के 1 लीटर जल लें, 1 लीटर क्या लें? वाटर लें। फिर अंदर इसके डिमांड ऑफ ऑक्सीजन, इसके अंदर 20 मिलीग्राम क्या है? ऑक्सीजन है। इसके अंदर भी कितना है? 20 ग्राम है। लेकिन बीओडी के अंदर कितनी ऑब्जर्व होगी, जो कितनी कंज्यूम हो गई? 13 मिलीग्राम। कितनी बची? 7 मिलीग्राम लीटर। क्योंकि इन्होंने केवल किसका किया? जैव निम्नीकरण पदार्थों का क्या किया है? अपघटन किया। अब इसके अंदर भी ऑक्सीजन की तो कितनी है? 20 मिलीग्राम, लेकिन कंज्यूम कितनी होगी? 17। अब इसके अंदर ये सेम थे। अब सेम के अंदर ये तो सेम क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो तो ओनली जैव निम्नीकरण का क्रिया, ये जैव निम्नीकरण प्लस अजैव निम्नीकरण दोनों का, कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों पदार्थों को क्या करेगा? अपघटन करेगा। जैसे दोनों पदार्थों का अपघटन करेगा तो इसलिए ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, तो इसने ज़्यादा कर ली और कम बची कितनी? 3 मिलीग्राम। ये प्रदूषित जल क्या है? अत्यधिक प्रदूषित है। किसकी तुलना में? इसकी तुलना में, बीओडी की तुलना के अंदर। समझ में आया? फिर जो मतलब यही रिविजन के लिए था। फिर जल प्रदूषण के कारण पहले नंबर पर कौन सा है? घरेलू अपशिष्ट पदार्थ हो, है ना, और अपमार्जक हो, और क्या हो? एक तो घरेलू अपशिष्ट हैं, अपमार्जक हैं और मलमूत्र,
ये हैं। अब जो मल और घरेलू अपशिष्ट तो क्या है, जैव निम्नीकरण है। अब ये जैव निम्नीकरण है तो इसको अपघटित करने के लिए किसकी मात्रा चाहिए, बीओडी की। तो ये किसकी मात्रा बढ़ाते हैं, बीओडी की मात्रा। अपमार्जक किसको करते हैं, जैव आवर्धन। जैव आवर्धन का क्या होते हैं, कारण। जैव आवर्धन के अंदर क्या करते हैं, जैव आवर्धन में होता है क्या है कि आवर्धन होता रहता है, किसकी मात्रा बढ़ती रहती है। अगर फूड चेन के अंदर क्या हो गया, एक क्या हो गया कि पीओपी ने क्या हो गया, एंटर हो गया, तो फिर की उत्तरोत्तर स्तर में क्या होती जाएगी, इनकी आवर्धन होता जाएगा, ये बढ़ती जाएंगी। एक है इसकी मात्रा होगी बढ़ती जाएगी, किसका कारण है कि ये जैव आवर्धन का। घरेलू अपशिष्ट पदार्थ अपमार्जक, इसके अंदर क्या होते हैं, एक तो क्या करते हैं जो बीओडी की क्या करते हैं, मात्रा बढ़ाते हैं, और इसके अलावा ये क्या करते हैं, जैव आवर्धन का क्या बनते हैं, कारण। अब दूसरा क्या था, औद्योगिक अपशिष्ट। अब औद्योगिक अपशिष्ट से क्या निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, सल्फर हो गया, ये सारे, सीसा, पारा, ये सारे किससे निकलते हैं, मतलब औद्योगिक से निकलते हैं। अब ये वाटर बॉडी के अंदर जाएंगे किसके, सीवेज के माध्यम से या नदियों के माध्यम से, या किसके अंदर, ये वाटर बॉडी के अंदर जाएंगे। वहाँ पे क्या करेंगे, ये जैव आवर्धन बढ़ाने का कार्य करेंगे। जैव आवर्धन की ये पॉलीटेंट चले जाएंगे किसके, फूड चेन के अंदर शामिल हो जाएंगे, फिर उत्तरोत्तर स्तर में क्या होते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, है ना। फिर बाद के अंदर तीसरे नंबर पे क्या है, रासायनिक उर्वरक। अब ये रासायनिक उर्वरक हैं, ये जल के माध्यम से, नदियों के माध्यम से, झीलों के माध्यम से किसके अंदर चले जाएंगे, वाटर बॉडी के अंदर। जैसे ही वाटर बॉडी के अंदर जाएंगे तो ये किसके, सुपोषण और जैव आवर्धन दोनों को कारण। सुपोषण ने हमने पढ़ा था, सुपोषण क्या है, पर्याप्त पोषण। पर्याप्त पोषण का मतलब ये फंगस ये है ना, बस ये हमारा उनके लिए पर्याप्त पोषण तो था, लेकिन इनकी मात्रा बढ़ने के बाद में इनके पोषण और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। पोषण और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा तो फिर बाद में इसके अंदर क्या है कि एल्गी की, इनकी क्या होगा, शिवाणु की मात्रा बढ़ेगी। फिर पूरी वाटर बॉडी को क्या कर लेते हैं, ये ढक लेते हैं। वाटर बॉडी को ढकने से किसमें ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। जो प्रकाश है वो वाटर बॉडी के अंदर नहीं जा पाता। जो जीव, जलीय जीव हैं वो क्या, उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर मृत्यु होती है तब उनको अपघटन करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन की किनको होती है, वायवीय जीवाणु को। जैसे वायवीय जीवाणु ऑक्सीजन की मात्रा को कंज्यूम करेंगे तो फिर ऊपर ढके हुए और ऑक्सीजन नीचे आ रही नहीं, अपघटन कर लिया, फिर और भी क्या हो जाएगी, इसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी। फिर किसका निर्माण होता है, काल भवन का। सुपोषण का अर्थ क्या होता है, पर्याप्त पोषण। क्या होता है, पर्याप्त पोषण। जैव आवर्धन के अंदर जो आवर्धन को बढ़ाते जाते हैं, मतलब पीओपी की मात्रा अगर किसी फूड चेन के अंदर शामिल हो जो उच्चतर इस तरह, उसके ऊपर उनकी क्या होगा, मात्रा को क्या जाए, बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं। ये क्या होता है, पर्याप्त पोषण। ऐसे मतलब क्या होता है, जैव आवर्धन। सुपोषण के अंदर जिनके अंदर वो किसकी, एल्गी को बढ़ा देते हैं, और फिर बाद में अंदर एल्गी के कारण वाटर बॉडी पूरी क्या कवर कर लेते हैं। कवर करने के बाद में क्या हो जाती है, नीचे ऑक्सीजन और प्रकाश नहीं जा पाता है। ये प्रकाश, ये ऑक्सीजन नीचे नहीं जा पाएगा तो क्या होगा, फिर जो जलीय जीव हैं वो क्या होंगे, उनके बैड इम्पैक्ट पड़ेगा, और फिर बाद के अंदर उनको कंज्यूम करने, अपघटन करने के वायु जनों को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जैसे ऑक्सीजन की मात्रा को वो कंज्यूम कर लेंगे तो फिर ऑक्सीजन की वाटर बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कमी और हो जाएगी तो फिर जो और जलीय जीव हैं वो उनके हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। फिर मरते 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 एक परत जम जाएगी, फिर कालभवन की क्या आ जाएगी, स्थिति आ जाएगी। ये तो क्या है, सुपोषण। और फिर जैव आवर्धन क्या है कि पीओपी जो फूड चेन की प्रथम स्तर से लेके एंड तक क्या उनकी मात्रा बढ़ जाती है। जैसे पादप पलवक के अंदर एंटर किया, फिर जंतु पादप के अंदर उसकी मात्रा और बढ़ जाएगी, फिर बाद के अंदर छोटी मछली के अंदर और ज़्यादा, फिर बड़ी मछली के अंदर और ज़्यादा, फिर मनुष्य के अंदर और ज़्यादा। किसकी मात्रा, पीओपी की मात्रा। अगर किसके अंदर, फूड चेन के अंदर वो क्या हो गए, शामिल हो गए। तो कन्फ्यूज हो रहा है कहीं पे, तो ऐसे देख ही रहा है। हाँ, फिर है जल प्रदूषण के कारण ये सारे हो गए, मतलब इसके अंदर कितने हो गए थे, रसायन औद्योगिक वाला हो गया, और घरेलू अपशिष्ट हो गए, और फिर अब है कृषि वाले। कृषि के कारण, जो कृषि के अंदर हम क्या डालते हैं, यूरिया, नाइट्रेट, डीएपी, ये सब डालते हैं। ये मतलब जो वर्षा हुई फिर बाद में नदी के कारण, या जो वाटर बॉडी के अंदर चले जाएं, तालाब या नदी के अंदर, तो फिर वहाँ पे क्या रहते हैं, जलीय जीव रहते हैं। वहाँ पे क्या करते हैं, जैव आवर्धन व सुपोषण दोनों को क्या करते हैं, बढ़ाने का कारण करते हैं। फिर बाद के अंदर जो तापीय ऊर्जा संयंत्र हैं वो क्या है, गर्म पानी के अंदर तापीय ऊर्जा संयंत्र, अगर किसी वहाँ पे बिजली का उत्पादन करना हो हमें, तो फिर बाद के अंदर जो टरबाइन घूमता है, फिर बाद के अंदर जो
क्या होता है, वाटर क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, हॉट हो जाता है। अब हॉट वाटर को वापस उस वाटर बॉडी के अंदर डाल दिया जाता है। जैसे ही डालेंगे तो वो पानी क्या हो गया, गर्म हो गया। अब वही गर्म पानी कहाँ पे जाएगा, वाटर बॉडी के अंदर जाएगा। तो वहाँ पे जो जलीय जीव हैं वो एक इतना टेम्परेचर सह नहीं पाएंगे, क्या हो जाएंगे, उनकी डेथ हो जाएगी। जब से उनकी डेथ होगी तो मतलब उनकी बायोडाइवर्सिटी पे क्या पड़ेगा, इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये क्या नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। तापीय ऊर्जा स्रोत भी क्या डालते हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। फिर जो लास्ट वाला है जो तेल रिसाव, अब कोई सीप आई उसके अंदर क्या हुआ, तेल रिसाव हो गया समुद्र के अंदर। जैसे तेल रिसाव होगा, जो मतलब तेल की जैसे हम पण देखते हैं यहाँ पे अपने जो पानी हो जाए, पानी के अंदर हम जैसे जो तेल रहते हैं ऊपर एक परत सी जम जाती है ना, एक लेयर जम जाती है, वैसे ही समुद्र के अंदर क्या जम जाती है, लेयर जम जाती है, जिसके कारण ऑक्सीजन का मिश्रण किसके अंदर नहीं हो पाता, वाटर के अंदर। वाटर के अंदर जैसे ही ऑक्सीजन का मिश्रण नहीं होगा तो उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है जलीय जीवों को। अब तो वहाँ पे ऑक्सीजन मिल नहीं पाएगा, इससे क्या हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है। वह भी क्या करती है, नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। हो गए सारे, है ना। ये रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक भी हो गए, तापीय प्रदूषण भी हो गया और जल प्रदूषण। अब कौन से रोग होते हैं जल प्रदूषण के कारण। अब मीना-माटा रोग किसके कारण होता है, पारे की विषाक्तता से होता है। केडियम की कौन सा होता है, इटाई आउच होता है। और फिर बाद के अंदर जीवाणु से कौन सा होता है, टाइफाइड और हैजा जीवाणु से। और विषाणु से कौन सा होता है, हेपेटाइटिस और रोटावायरस और पोलिया। और जो ये क्या नाम है, जियो क्या है वो क्या नाम, प्रोटोजोआ से क्या होता है, एमबीएसिस और जीआरडीएसिस, एमबीएसिस और जीआरडीएसिस। और फिर आर्सेनिक, जो आर्सेनिक की विषाक्तता से कौन सा होता है, ब्लैक फुट रोग। और फ्लोराइड से फ्लोरोसिस, नाइट्रेट की विषाक्तता से ब्लू बेबी सिंड्रोम। और केडियम की विषाक्तता से इटाई, पारे की विषाक्तता से मीना-माटा रोग। जीवाणु जनित रोग हैजा और टाइफाइड। विषाणु रोग हेपेटाइटिस और प्रोटोजोआ से एमबीएसिस और जीआरडीएसिस, एमबीएसिस जीआरडीएसिस, एमबीएसिस जीआरडीएसिस, एमबीएसिस जीआरडीएसिस। विषाणु जनित रोग हेपेटाइटिस ए, ई और पोलिया और रोटा वायरस। जीवाणु जनित रोग हैजा और टाइफाइड। नाइट्रेट की विशेषता से ब्लू बेबी सिंड्रोम। फ्लोराइड की अधिकता से फ्लोरोसिस। आर्सेनिक की विशेषता से ब्लैक फुट रोग। ब्लैक फुट के अंदर जो ब्लैक जो पैड हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, ब्लैक हो जाते हैं, वो क्या होता है, ब्लैक। और ये क्या अन्य प्रभाव क्या डालते हैं। अब जैसे वाटर बॉडी पर क्या वो नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा, तो उसकी जो मतलब जो पहले हम वाटर का कंज्यूम कर रहे थे, हम मतलब किसी तालाब से हम क्या कर रहे थे, खेती कर रहे थे, क्या कर रहे थे, सिंचाई कर रहे थे। जैसे सिंचाई कर रहे थे उसके अंदर क्या नहीं थे, ये पॉल्यूटेंट वाटर नहीं था, तो ये क्या कर रहा था, नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डाल रहा था। लेकिन जैसे हम इस मृदा को अब सिंचाई के रूप में लेंगे तो वो क्या अपनी फसल पे क्या डालेगा, नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। वो नेगेटिव इम्पैक्ट फसल का मृदा के कारण पड़ता है। किसके कारण, मृदा, क्योंकि मृदा क्या हो जाती है, वहाँ पे पॉल्यूटेंट हो जाती है, जिसके कारण प्रदूषित होगी मृदा, तो उसके ऊपर क्या होगा, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। और वाटर पॉल्यूशन क्या है, जैव आवर्धन को बढ़ाता है। जैव आवर्धन के अंदर पीओपी की मात्रा बढ़ती जा रही है। फूड चेन, एक बार पीओपी की मात्रा फूड चेन के अंदर प्रवेश कर गई, फिर जो लास्ट कंज्यूमर है उसके अंदर उसकी मात्रा सबसे अधिक बढ़ती जाती है। फिर सुपोषण की मात्रा के अंदर एक बढ़ाता है सुपोषण को। सुपोषण मतलब वहाँ पे पर्याप्त पोषण तो है, लेकिन वहाँ पे ये चीज़ और गई तो वहाँ पे पोषण और ज़्यादा हो गया, तो जिसके कारण एल्गी क्या करने लगी, ग्रोथ करने लगी। जैसे एल्गी ग्रोथ करेगी वो पूरी वाटर बॉडी को क्या कर लेगी, कवर कर लेगी। कवर करने से क्या होगा, ऑक्सीजन और प्रकाश अंदर नहीं जा पाएंगे। जैसे वो नहीं जाएंगे तो इनकी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। कमी होते जो जलीय जीव हैं वो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। जैसे उनकी डेथ होगी, उनके अपघटन के लिए वायु जीवाणु आएंगे कि हम उनका क्या करेंगे, अपघटन करेंगे। अपघटन के लिए हम क्या कर लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। जैसे वो ऑक्सीजन लेंगे, वाटर बॉडी के अंदर ऊपर से ऑक्सीजन आ नहीं रहा, जो है उसको भी कंज्यूम कर रहे हैं, तो वाटर बॉडी के अंदर किसकी कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन की। जैसे ऑक्सीजन की कमी होगी, फिर जो और जलीय जीव हैं जिनको जीने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन है नहीं, तो उसके कारण क्या हो जाएगी, जलीय जीवों की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। ऐसे ऐसे जलीय जीव मरते जाएंगे और एक क्या हो जाएगी, परत जम जाएगी। और लास्ट के अंदर पूरी वाटर बॉडी हो जाएगी डिस्ट्रॉय, क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। और ऐसी स्थिति को क्या बोलते हैं, काल भवन। क्या बोलते हैं, काल भवन। समझ में आया।
अब अपन चलते हैं किसके अंदर, जल प्रदूषण का नियंत्रण, है ना। जल प्रदूषण के एक तो है सीवेज का उपचार। सीवेज का उपचार, सीवेज क्या होती है, जो नाले होते हैं वो क्या होते हैं, सीवेज। अब इन नालों का क्या कर लें हम, उपचार कर लें, तो बाद के अंदर वाटर बॉडी के अंदर जो पॉल्यूटेंट जा ही नहीं पाएंगे, तो वाटर जल प्रदूषण होगा ही कहाँ से। इसके लिए हम पहले क्या करना होगा, सीवेज का उपचार करना होगा। अब कैसे कर सकते हैं हम, मतलब इसके अंदर मतलब उपचार करने के लिए इनके अंदर पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, पॉल्यूटेंट आते कहाँ से, वो आते हैं कि घरेलू वाहित मल उपचार, जो ये उनके अंदर क्या होता है, वाहित मल, ये क्या आते हैं। अब इनका कर लें हम उपचार कर लें, तो वाटर बॉडी के अंदर जा ही नहीं पाएंगे, तो प्रदूषण करेंगे कहीं, प्रदूषण नहीं करेंगे तो मृदा प्रदूषण कहाँ होगा, सुपोषण कहाँ होगा, जैव आवर्धन कहाँ पे होंगे, ये सारी समस्याओं का क्या है, जड़ तत्व क्या है, ये क्या है, मतलब जो वाहित मल, ये अपशिष्ट पदार्थ क्या चले जाते हैं जल के अंदर, इनको जाने से रोक ही दें तो वाटर पॉल्यूशन होगा ही नहीं। वाटर पॉल्यूशन नहीं होगा तो हमें इतनी प्रॉब्लम्स आएंगी ही नहीं। तो फिर प्राथमिक उपचार, अब क्या करें हम, प्राथमिक उपचार पढ़ोगे आराम से। प्राथमिक उपचार के दौरान घरेलू वाहित मल में छोटे तथा बड़े आकार के प्रदूषकों को फिल्ट्रेशन तथा अवसादन के द्वारा भौतिक रूप से क्या कर लिया जाए, पृथक कर लिया जाए। यह कार्य भिन्न भिन्न चरणों में संपन्न किया जाता है। प्राथमिक उपचार के पश्चात इसे द्वितीय प्रदूषित जल को द्वितीय उपचार में प्रारंभ किया जाए। अब एक बार इसको पढ़ लेते हैं, फिर डायग्राम के आधार पर मैं बता दूँ, या पहले बताऊँ, है ना, पहले मतलब वो डायग्राम समझा दूंगा बाद में। फिर होता है द्वितीय उपचार। उपचार के इस चरण में प्रदूषित जल को बड़े वायवीय टंकों में क्या रखा जाता है, जहाँ लगातार वायु को क्या किया जाता है, पंप किया जाता है। जैसे पंप किया जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा क्या होगी, गतिशील, और यांत्रिक ऊर्जा से इनको क्या बनाया जाएगा, गतिशील बनाया जाएगा। इसके कारण वायु जीवाणुओं में अत्यधिक वृद्धि होगी, जिससे वे पानी में उपस्थित कार्बनिक प्रदूषकों को तेजी से क्या करेंगे, अपघटित करेंगे। इस प्रक्रिया के पश्चात इन अपघटित कार्बनिक पदार्थों का क्या करवाया जाएगा, अवसादन करवाया जाएगा। यह कार्य द्वितीय अवसादक टैंकों में करवाया जाएगा। यह टैंकों में अवसादित कार्बनिक पदार्थों को सक्रिय स्लज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अवसादित कार्बनिक पदार्थों क्या कहा जाता है, सक्रिय स्लज का, जिसको प्राथमिक अवसादन के साथ पाचन टैंकों में क्या जाएगा, भेजा जाएगा, जहाँ पर वायवीय जीवाणु द्वारा इस स्लज का पाचन अपघटन कर देते हैं। किसके द्वारा, अवायवीय जीवाणु द्वारा। इसे बायोगैस एवं कार्बनिक खाद का क्या निर्माण होता है, क्या होता है, बायोगैस और कार्बनिक। बायोगैस के कारण वहाँ पे क्या होते हैं, वो बायोगैस अत्यधिक बढ़ जाती है। जब ये वाराणसी वाले जो तुमने उदाहरण दिया, बायोगैस की मात्रा अत्यधिक हो जाएगी, बाद में क्या विस्फोट के रूप में क्या होगी, ब्लास्ट करेगी वहाँ पे। ब्लास्ट मतलब जो ज्वालामुखी जो वो सिटी घोषित जो भी किया गया है वो इसी के कारण किया गया है। फिर द्वितीय उपचार के पश्चात जल में प्राकृतिक स्रोत जैसे नदी, झील आदि को छोड़ दिया जाता है। अब देखो तुम्हारे पास ये डायग्राम है क्या, ये सारे इधर आ जाओ तो मतलब थोड़ा मैं समझा दूँ। फिर इस डायग्राम को तुम्हें उतार लेना है, फिर बाद के अंदर ये कितनी चौड़ी परिभाषा है ना उसको याद करने के मैं इसका 3-4 बार क्या करवा दूंगा, रिविजन करवा दूंगा। फिर बाद के अंदर तो मतलब तुम्हें अच्छी तरीके से याद हो जाए कि ये कभी भी पूछ ली जाएगी, कभी भी किसी के अंदर। अब तुम्हें कोई ऐसे आ गया, उसके अंदर भी आपको अगर प्रोसेस बताना है कि हम जो प्रदूषित वायु को है क्या मतलब जो प्रदूषित जल को कैसे मतलब साफ करें, तो ऐसी प्रोसेस आपको भी पता हो सकती, मतलब तुम जितना लिखा रखा है उतना याद कर सकते हो। और मैं मतलब बता देता हूँ। अब यह जो प्रदूषित जल है उसका क्या करना चाहिए, जो एक तो क्या है, ये टैंकर है, क्या है ये, क्या है मतलब ये एक टैंक है। अब इस टैंक के अंदर क्या आ रही है, सीवेज आ रही है, ये नाला आ रहा है ना। इस नाले को इसके अंदर क्या करो, जो ये है ना इसके अंदर डालो, अरे इसके अंदर एक जाली लगा दो। हमने एक ऐसे लिया, एक जाली लिया ऐसे, इसको फिल्ट्रेशन बोलते हैं। अब ये इसके अंदर हमने जाली डाल दी। अब ये जल इसके अंदर जाएगा तो इस जाली से होके गुजरेगा, किससे होके गुजरेगा, इस जाली से, इस फिल्टर से होके गुजरेगा। जैसे ये इससे गुजरेगा, इसमें जो बड़े पदार्थ हैं, क्या है बड़े पदार्थ, जो मोटे अपशिष्ट पदार्थ हैं, जो ये सारे ये इसके अंदर क्या रह जाएंगे, रुक जाएंगे। जैसे रुकेंगे इनको क्या कर लिया जाएगा, अलग कर लिया जाएगा। फिर बाद में जो छोटे बचे उसको किसके अंदर, मध्यम आकार के जो प्रदूषक बचे, बड़े आकार के प्रदूषक को तो किस में कर लिया हमने, इसके अंदर जाली के माध्यम से। यहाँ पे अगर जैसे हम हो जाते हैं, जैसे हमने किचन के अंदर वो लगी हुई है, क्या लगी हुई है, जो वो है ना, और उसके अंदर ऊपर ने वॉश बेसिन के हमने क्या लगा रखा है, एक जाली लगा रखी है, जिसके अंदर जैसे मोटे पदार्थ होते हैं, जो बड़े पदार्थ होते हैं वो क्या उस जाली के ऊपर ही रह जाते हैं।
इस प्रकार से ऐसी जाली लगा दो, एक बड़ा सा टैंक लो, उसके अंदर एक जाली लगा दो, जैसे बड़े अपशिष्ट पदार्थ आएंगे वो तो वहाँ पे ही रुक जाएंगे। अब बचेंगे मध्यम प्रदूषित आकार के क्या प्रदूषक, वो कहाँ पे जाएंगे, इसके अंदर। अब इसके अंदर जैसे जाओ, इसमें प्राथमिक अवसादी चट्टान टैंक है। अब इसके अंदर ये क्या करेगा, जो बड़े आकार के, इसको फिर बाद के अंदर वायवीय टैंक को अंदर क्या कर दो, भेज दो। अब वायवीय जैसे अब ऐसा क्या है, वायवीय टैंक के अंदर जो वायु जीवाणुओं को मतलब अपघटन करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, जीवाणु, हाँ किसकी आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की। अब यहाँ पे इस जो जल है ना, इसको इसके अंदर वाटर बॉडी के अंदर डाल दो। जैसे अब प्राथमिक उपचार के अंदर देखो, इधर प्राथमिक उपचार घरेलू वैसे में छोटे थे तब अलग अलग कर लिया जाए, ये कार्य भिन्न भिन्न तरीके से होता है। प्राथमिक प्रदूषण में क्या है, प्राथमिक उपचार के अंदर क्या है, छोटे बड़े कणों को, जो बड़े बड़े कण हैं उनको एक फिल्ट्रेशन के द्वारा क्या कर लो, अलग कर लो, जाल दो। फिर बाद के अंदर इसको द्वितीय उपचार के लिए भेज दो। किसके उपचार के लिए, द्वितीय। वहाँ पे ये ना मध्यम, इसके अंदर क्या करेंगे, इस तरह में प्रदूषित जल को बड़े वायवीय टैंकों में रखा जाता है, लगातार वायु के पैम्प किया जाता है तथा यांत्रिक रूप से गतिशील बनाया जाता है। इसके कारण वायवीय जीवाणु में अत्यधिक वृद्धि होती है, जो मतलब ये इस प्रक्रिया के पश्चात में अपघटित टैंकों के सघन किया जाता है। अरे मध्यम प्रदूषण के आकार इसके अंदर आ गए। अब इसके अंदर आते हैं, इसको किसके अंदर डाल दो, वायवीय टैंकों के अंदर। जैसे इसको वायु टैंकों के अंदर डालेंगे और फिर बाद के अंदर इसको यहाँ पे पंप करो, किसके अंदर, ऑक्सीजन का। जैसे इसके अंदर ऑक्सीजन का पंप करेंगे तो ये कैसे घूमेगा लगातार, जो एकदम गतिशील बना दो इसको। जैसे ही गतिशील होगा तो वायु जीवाणुओं को अपघटन करने के लिए ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो गई, मिल गई ज़्यादा। जैसे ऑक्सीजन की ज़्यादा मात्रा मिलेगी तो ये क्या करेगा, ज़्यादा अपघटन करेगा। किसका, जैव निम्नीकरण पदार्थ है उनका सारा का क्या कर लेगा, अपघटन कर लेगा। कैसे कर लेगा, इसके अंदर डाला और जो ऑक्सीजन का क्या गया, पंप किया गया। जैसे ऑक्सीजन का पंप करेंगे वायवीय जीवाणुओं में क्या होगी, वृद्धि होगी। किस में होगी, वायवीय जीवाणु। जैसे वायवीय जीवाणु में वृद्धि होगी वो अपघटन कर लेंगे किसका, जैव निम्नीकरण पदार्थों का, कितने तेज गति से। जैसे इन्होंने क्या कर लिया, अपघटन कर लिया, फिर बाद के अंदर इनको किसके अंदर डाल दूँ, द्वितीय प्रदूषक के टैंक है ना, इनके अंदर। फिर बाद के अंदर एक तो जो बड़े है ना, एक तो अपघटन जैव निम्नीकरण पदार्थों द्वारा तो हमने अपघटन कर लिया। शुरू के हमने तो प्रदूषित जल आया, उस प्रदूषित जल से क्या किया हमने, बड़े आकार के कण जो पदार्थ है ना उनको अलग कर लिया। फिर बाद के अंदर दूसरे टैंक में डाला। दूसरे टैंक के अंदर हमने वायु जीवाणुओं के माध्यम से इसको क्या बनाया, गतिशील बनाया। किसको, जल को। जैसे गतिशील बनाए, वायु जीवाणुओं की क्या हुई, वृद्धि होते उन्होंने क्या करना स्टार्ट किया, अपघटन करना स्टार्ट किया। जैसे इन्होंने अपघटन स्टार्ट किया, जैव निम्नीकरण पदार्थों का क्या हो गया, अपघटन हो गया। अब जो बच गए उनको इस टैंक के द्वारा बायोम के अंदर क्या डाल दो। अब ये बायोम क्या है, एक प्रकार से क्या पूरा क्या है, बंद है, पूर्ण तरीके से क्या बंद। ये क्या करेगा, यहाँ पे पाचन जो अब यहाँ पे आए, जो वहाँ से जो ये निकले, ये सबको यहाँ पे कहाँ पे डाल दो, इसके अंदर। जैसे इसके अंदर ये क्या है, बंद है, क्या है, बंद है। अब जैसे हमने घर पे क्या है वो, मतलब अभी जो भारत सरकार ने वो चला रखी है, सब्सिडी देती है कि किसको, कार्बनिक खाद को क्या देती है, सब्सिडी ये देती है। और उसके अंदर वो क्या करती है, वो एक जो आपको कचरे का या रूढ़ी का क्या अंदर ढेर लगवाती है, उसको पूर्ण तरीके से क्या किया जाता है, पैक किया जाता है। क्या किया जाता है, पैक किया जाता है। और उसके अंदर उनको अपघटन करने के लिए क्या छोड़ दिए जाते हैं, जो जीवाणु छोड़ दे, वो क्या कर देते हैं, अपघटन करते हैं। वो अपघटन करके क्या बनाते हैं, एक तो कार्बनिक खाद बनाते हैं और क्या करते हैं, बायोम गैस बनाते हैं वहाँ पे, है ना। यही सेम कार्य कौन करता है, ये टैंकर। यहाँ पे ये उपचार तो हो गया, मतलब जो जैव निम्नीकरण पदार्थ होगा उनका तो अपघटन हो गया। जो बच गए जो उनको, अब जो ऐसे जो बच गए जो उनको किसके अंदर डाल दो, इसके अंदर। जैसे इसके अंदर डालेंगे वो क्या है, ये पाचन करेगा और कार्बनिक पदार्थों का और कार्बनिक खाद का क्या कर देगा, निर्माण कर देगा। किसका कर देगा, अब इसके अंदर डाले और इसको कर दिया, बंद कर दिया 20-25 दिन तक। जैसे अब इसको यहाँ पे वायु नहीं मिल रही है तो इसके कारण अपने आप क्या हो जाएगा, इनका पाचन हो जाएगा। जैसे पाचन होगा तो ये कार्बनिक खाद के अंदर क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाए। फिर इस कार्बनिक खाद को हम यूज भी ले सकते हैं खेतों के अंदर ऐसे। फिर बाद के अंदर यहाँ पे ले लिया और फिर बाद के अंदर जो द्वितीय टैंक हैं इनके अंदर क्या किया, वायु पंप द्वारा क्या किया, पंप कर दिया। और फिर बाद के अंदर इसको साफ जल को क्या कर लिया गया, बाहर निकाल लिया गया। और सक्रिय जो सलज बच गए
उनको किसके अंदर डाल दो, इसके अंदर बायोम के अंदर। जो ये सक्रिय स्लज भी इसके अंदर आ जाएंगे, जो बायोगैस का क्या कर देंगे, निर्माण कर देंगे। समझ में आएगा ये दोबारा समझाऊँ, दोबारा समझाऊँ? अब ऐसे देख लो, मतलब इसको इतना बड़ा बनाने की अभी आवश्यकता नहीं है। जैसे एयर टैंक लिया, इसके अंदर क्या करेंगे हम, प्राथमिक उपचार। अब ये हमने ले लिया, इसके अंदर ऐसे मान लो ये क्या है, वायुवीय टैंक। ये क्या है, वायुवीय टैंक। अब वायुवीय टैंक से हमने एक नीचे बना लिया इधर एक और टैंक। क्या बना लिया, एक और टैंक, है ना। और फिर बाद में हमने साफ जल को निकालने के लिए ये निकाल लिया, और साफ जल के अंदर भी ऐसे। अब इसके अंदर क्या है, जल। यहाँ से क्या आ रहा है, जल का जो सीवेज है ना वो आ रही है। अब इसके अंदर क्या है, अब इसके अंदर सभी प्रकार का क्या है, सारी चीज़ें। इसके बड़े पदार्थ भी हैं, छोटे पदार्थ भी हैं। इसके अंदर क्या है, सभी प्रकार के क्या है, ये हैं। अब हम यहाँ पे क्या करें, एक क्या लगाते हैं, जाली लगाते हैं। क्या, फिल्टर, जिसको मतलब टर्मोलॉजी में बोले तो क्या बोले, फिल्टर। अब जैसे हमने ये फिल्टर लगाया, अब यहाँ पे जो जल जाएगा, यहाँ पे जो जल जाएगा, यहाँ पे मतलब ये छोड़ रखा है, ये यहाँ पे वो जितने वो बना रखे उन्हें बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे ये जलाया, इसके अंदर जो बड़े जो कण थे, इसके अंदर ऐसे मान लो कि ये क्या थे, बड़े कण थे। ये तो कहाँ पे रह गए, यहाँ पे। ये पहले इसके साथ थे, ऐसे जल के अंदर थे, लेकिन बड़े आकार के कण थे। ये तो ये कहाँ पे रह गए, यहाँ पे रह गए। फिर यहाँ पे क्या गए, छोटे आकार के। यहाँ पे मान लो कुछ छोटे आकार के क्या थे, कण थे, जैसे ये थे ऐसे ऐसे। अब ये छोटे आकार के, और पानी यहाँ पे है, क्या है, जल यहाँ पे है। अब ये जल यहाँ पे गया। अब यहाँ पे क्या कराओ, वायु टैंक के अंदर क्या कराओ, वायु पैम्प के जो एक पंप लेके आओ, है ना। मतलब एक पंप लेके आया, जिसके अंदर किसकी मात्रा बढ़ाओ, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाओ। हमने किसकी मात्रा बढ़ा दी, ऑक्सीजन। ये क्या है, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाई। अब ऑक्सीजन, जैसे हमने यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाई, तो यहाँ पे क्या है, वायु जीवाणु हैं, उनकी क्या हुई, वृद्धि हुई। वृद्धि मतलब जो वायु जीवाणु है ना वो एक्टिव है, और सारे जो अपघटन थे जैव निम्नीकरण पदार्थों का क्या कर देंगे, अपघटन कर देंगे। क्योंकि उनके लिए पर्याप्त क्या पे हमने ऑक्सीजन दे दी, उनको क्या करने के लिए, अपघटन देने के, पंप करके। जैसे पंप कराएंगे ये क्या हो जाएंगे, गतिशील हो जाएगी। जैसे अब किसी भी पानी के अंदर हम पंप करेंगे तो पानी ऐसे घूमने लगेगा ना, ऐसे गतिशील हो गया। अब गतिशील के अंदर वायु जीवाणु की क्या हुई, वृद्धि। जैसे वृद्धि इन्होंने क्या कर दिया, अपघटन करना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। अब जैसे अब इसके अंदर जो थोड़ा बहुत जल अब बच गया, अब देख एक तो यहाँ पे थोड़ा शुद्ध हो गया और थोड़ा यहाँ पे हो गया। अब जो बचा उसको क्या कर दो, नीचे भेज दो। नीचे मतलब जो ये जो मतलब इनसे भी जो अपघटन हुए और नई हुए जो इनको कहाँ पे, जो अकार्बनिक में रह गए उनको कहाँ पे भेज दो, जो मतलब ये क्या है, पदार्थ है। इसके अंदर भर दिया, किसके अंदर, बायोम के अंदर। बायोम क्या कार्य करता है, पाचन का कार्य करता है। अब ये पूरी तरीके से क्या है, पैक है। अब इसको क्या निकल रही, इसको क्या नहीं मिल रही, वायु मिल ही नहीं रही। अब ये वायु नहीं मिलेगी तो ये इनका क्या कर देगा, अपघटन कर देगा और क्या बना देगा, कार्बनिक खाद और कार्बन जो बायोम गैस है वो बता देगा। अब यहाँ पे जो पानी बच गया उसको कहाँ पे भेज दो, दूसरे जो टैंक है ना उसके अंदर भेज दो। कौन से टैंक के अंदर, यहाँ पे जो तीसरा द्वितीय उपचार के लिए दो। यहाँ पे भी पूरी तरीके से ये आया, ये पूरी प्रक्रिया हुई। अब यहाँ पे कुछ सक्रिय स्लज बच गए, उनको इसके माध्यम से यहाँ पे ले लो, किसके अंदर, बायोम के अंदर। और फिर बाद के अंदर जो साफ वाटर है उसको अंदर मतलब कहीं भी मतलब वाटर बॉडी है वहाँ पे इकट्ठा कर लो या जल नदी के अंदर प्रवाहित करवा दो। समझ में आया। पहले आओ एक क्या लगाओ, जाली लगाओ। जैसे लगाओ जो बड़े पदार्थ हैं उनको यहाँ पे क्या कर लो, उपचारित कर लो। जैसे क्या, फिर बाद के अंदर जो पानी बचा उसको वायु टैंक के अंदर क्या करो, प्रवाहित करवाओ और वहाँ पे
जो ऑक्सीजन का क्या करो, पंप करो। जैसे ऑक्सीजन का पंप कराओगे जो क्या होगी, वायु जो जल है वो क्या होगा, गतिशील होगा। गतिशील होने के कारण वायु जो अणु में क्या होगी, वृद्धि से क्या होगी, तेजी होगी। जैसे वृद्धि से तेजी होगी उन्हें अपघटन करना क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। जैसे जैसे अपघटन करेंगे जो जैव निम्नीकरण पदार्थ होगा उनका क्या पूर्व होगा, क्या कर लेंगे, अपघटन। जिनका नहीं हुआ उनको बायोम के अंदर भेज दो, जो नहीं हुआ वो बायोम के अंदर हो जाएंगे, फिर दूसरी वाटर बॉडी के अंदर हो जाए। यहाँ पे जितने आए वहाँ पे कर ले। यहाँ पे भी एक सिस्टम लगा दिया है कि यहाँ पे भी कुछ नहीं हो रखे हैं तो यहाँ पे किसके अंदर भेज दो, बायोम के अंदर। जैसे अब फिर बाद के अंदर यहाँ पे क्या बचा, साफ वाटर, क्लीन वाटर। उस क्लीन वाटर को किसी भी नदी या उनके माध्यम से या एक नाला बनाया किसके अंदर, नाला या मतलब कोई भी वो डाल के किसके अंदर, तालाब या उसके अंदर। जो जयपुर के अंदर है क्या है, जलमहल। जलमहल के अंदर जो 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 मानसागर झील है उसके अंदर जो पानी है वो इसी प्रकार का पानी है। ये क्या किया जाता है, वाटर को साफ किया जाता है और फिर बाद के अंदर किसके अंदर छोड़ दिया जाता है, मानसर झील के अंदर। और वहाँ पे वो जल महल के अंदर भी काम आ जाता है। हाँ, ये द्रव्यवती नाला को भी अब साफ करने के लिए लगे हुए हैं, मतलब सारी चीज़ों को साफ करते हैं। ये समझ में आएगा ये डायग्राम। अब ये पूरी जो परिभाषा थी वो सारी यही थी कि प्राथमिक उपचार के अंदर एक फिल्ट्रेशन के माध्यम से क्या किया जाएगा, जो बड़े पदार्थ हैं उनको अलग किया जाएगा। फिर द्वितीय प्रदूषक के अंदर वायु टैंक के अंदर क्या किया जाएगा, जल को प्रवाहित किया जाएगा। फिर वायु के कारण जो वायु पैंप जो वायु का क्या किया जाएगा, पंप किया जाएगा। फिर बाद में क्या होगा, गतिशील होगा। गतिशील होने के कारण वायु जीवाणु क्या होंगे, बढ़ेंगे। वायु जीवाणु बढ़ेंगे तो अपघटन करना स्टार्ट करेंगे और जैव निम्नीकरण पदार्थों क्या कर लेंगे, अपघटन कर लेंगे। जो चीज़ बची उनको बायोम के अंदर भेज दो, बायोम के अंदर पाचन होगा, पाचन के अंदर कार्बनिक खाद बनेगा। फिर आगे निकाल दो, किसके अंदर निकाल दो, तीसरे जो द्वितीय प्रदूषक के अंदर जो द्वितीय जो उपचार है ना उसके अंदर निकाल दो। वहाँ पे भी जो सलेज बच गए, सक्रिय सलेज बच गए, उनको किसके अंदर, बायोम के अंदर डाल दो। बायोम के अंदर ये और ये मिलके क्या कर देंगे, कार्बनिक खाद और किसका निर्माण कर देंगे, बायोगैस का। और इनका प्रयोग कर लो। फिर कार्बनिक खाद का मतलब खेतों के अंदर प्रयोग कर लो। और फिर बाद में सॉफ्ट वाटर का क्या कर लो, एक तालाब के अंदर या कोई भी वो बना दो, उसके अंदर साफ वाटर लेके और उसको वापस रीयूज में लेने लग जाओ। समझ आया। अब जो मतलब एक हमने पहले छोड़ दिया था, कौन सा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जो मतलब तुम्हारे था। फिर बाद में मैंने मतलब ये मैंने वापस ऐड कर दिया इसको, क्योंकि ये बार बार आता रहता है। फिर बाद में ये सारे के जो अब जो क्या नाम है, एनवायरनमेंट की जितने भी चीज़ें उनको कौन कंट्रोल करता है, जो लेवल पे केंद्र सरकार के लेवल पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, तुम्हारे पास है केंद्रीय सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सफर के पास आ गया ना। अब इस ये क्या, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्या है, ये बोर्ड क्या होते हैं, जैसे आरपीएससी है, यूपीएससी है, ये क्या है, एक बोर्ड है। अब ये बोर्ड क्या कार्य करता है, आरपीएससी क्या कार्य करता है, आरपीएससी क्या कार्य करता है, बोर्ड एग्जाम दिलाती है ना, एग्जाम दिलाती है। मतलब एग्जाम के अंदर, परीक्षा के अंदर क्या नहीं हो जाओ, कोई टीप ऊप नहीं ले या ऐसी क्या करने, पेपर लीक नहीं हो जाए, इनके ऊपर क्या करता है, नियंत्रण रखता है। किन के ऊपर, एग्जाम पर, इनके उनकी प्रक्रिया के अंदर। ऐसे तो ऐसे ही क्या है, प्रदूषण के लिए एक बोर्ड बनाया गया है। वो किसके ऊपर नजर रखेगा, परीक्षा, ये पर्यावरण पर नजर रखेगा। कोई पर्यावरण को प्रदूषित तो नहीं कर रहा है, कि किस प्रकार से पर्यावरण को कोई हार्मफुल या कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं पड़ रहे। उसके ऊपर कौन निगरानी रखेगा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। कौन रखेगा, केंद्रीय नियंत्रण बोर्ड। अब इसको मतलब जिम्मेदारी किसके अंदर आती है, पर्यावरण, वन तथा जलवायु मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत एक वैधानिक संस्था है। वैधानिक का मतलब जो एक कानून द्वारा बनी है, एक विधान द्वारा बनी है। क्या, जैसे वक्फ बोर्ड है, इस टाइम के अंदर क्या चल रहा है, वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड भी क्या है, वैधानिक संस्था है। क्यों, 1954 के अंदर क्या आया, एक कानून आया। कानून के आधार पर किसकी स्थापना हुई, वक्फ बोर्ड की। इस प्रकार से इसके लिए भी क्या है, एक कानून। जैसे पर्यावरण प्रदूषण बढ़ने लगा, एक कानून आया कि पर्यावरण प्रदूषण को कैसे किया जाए, कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए क्या बनाया जाए, एक संस्था बनाई जाए। तो उसको क्या बोलते हैं, जो विधान से बने, जो कानून से बनाई गई उसको क्या बोलते हैं, वैधानिक संस्था। जो संविधान में लिखी हुई थी उनको क्या बोलते हैं, संवैधानिक संस्था। अब किसी को हमारे संविधान में प्रोविज़न कर दिया था कि दो, जैसे हमारे जो संविधान सभा के लोग थे, उन्होंने जब संविधान का निर्माण किया तभी उन्होंने क्या कर रख दिया, एक प्रोविज़न रख दिया, एक आर्टिकल के अंदर लिख दिया कि पर्यावरण के अंदर प्रदूषण हो तो एक जो क्या बना लेना, संस्था बना लेना। अगर उसमें लिखा होता हो तो क्या बनती, वो
संवैधानिक संस्था, क्योंकि संविधान के अंदर लिखा होता। लेकिन हम इसे एक विधान द्वारा, एक कानून द्वारा बना रहे हैं, तो फिर इसके अंदर क्या होगा? वैधानिक संस्था, स्टैच्यूटरी बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या उसका प्रोविजन हो, तो वो क्या हो जाती? कॉन्स्टिट्यूशन। ये समझ में आए दोनों, है ना? अब देखो, केंद्रीय प्रदूषण मतलब पर्यावरण, वन तथा जलवायु पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत क्या करता है? कार्य करता है। किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत कार्य कौन करता है? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सीपीसीबी बोर्ड। सीपीसीबी बोर्ड किसके अधीन कार्य करती है? पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन कार्य। इसकी स्थापना जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण किसके? जल प्रदूषण निवारण की, जल प्रदूषण का निवारण कैसे किया जाए, नियंत्रण किसके आ गया? इसकी अधिनियम किसके तहत? 1974 के अधिनियम के तहत क्या की गई? इसकी स्थापना किस कौन से अधिनियम के तहत? 1974 के अधिनियम। किसकी स्थापना की गई? सीपीसीबी के द्वारा, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की। कौन से अधिनियम के द्वारा? 1974 के द्वारा। प्रदूषण किसका निवारण करने के लिए? जल का प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण करने के लिए। यह हमारे देश में प्रदूषण को नियंत्रण के क्षेत्र में कार्य करने वाली शीर्ष संस्था है। जो प्रदूषण का जो क्या करना है? नियंत्रण करने के लिए जो हायर अथॉरिटी है वो कौन है? सीपीसीबी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। कौन सी संस्थान है ये? शीर्ष संस्थान है। किसके अंदर? प्रदूषण नियंत्रण के अंदर। इसके नीचे कार्य करेंगे, फिर राज्य वाले इसके नीचे कार्य करेंगे। ये सबसे ऊपर क्या है? हायर अथॉरिटी है। जो राष्ट्रपति क्या है? अपनी हायर अथॉरिटी। प्रधानमंत्री क्या है? हायर अथॉरिटी। फिर इसके अंदर प्रधानमंत्री के नीचे क्या करते हैं? मंत्रिमंडल ये सारा कार्य करता है। इस प्रकार से जो केंद्रीय जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, इसके नीचे क्या करते हैं? स्टेट की रिया क्या करती है? कार्य करती है। पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण अधिनियम कब कब लाए गए? ये और देखो, एक वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लाया गया। कब लाया गया? 1972 के अंदर। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लाया गया? 1972 के अंदर। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, हाँ, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। क्या है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लाया गया? 1972 के अंदर। फिर जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 के अंदर। इसी के आधार पर किसकी हुई है? सीपीसीबी की क्या हुई है? स्थापना हुई है। किसकी स्थापना हुई है? सीबीसी की स्थापना। जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974। वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण 1981। जल वाला कब है? 1974। और वायु वाला 1981। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। जैव विविधता अधिनियम 2002। ध्वनि प्रदूषण को वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम कब लाया? 1981। जो ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण ये दोनों सेम ही लाए गए थे। कब? 1981 के अंदर। 79-81 वाला ही क्या है? एक तो ध्वनि प्रदूषण का है और एक किसका है? वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1981। जल का कब लाया गया? जल निवारण नियंत्रण अधिनियम कब लाया गया? 1974। वायु वाला कब लाया? वायु नियंत्रण अधिनियम 1981। 1981 में क्या लाया गया? ध्वनि प्रदूषण। 1986 में कौन सा लाया? पर्यावरण प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम कब लाया गया? या पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लाया गया? 1986 के अंदर। जैव विविधता अधिनियम 2002 के अंदर। कब लाया गया? 2002 के अंदर। वन अधिकार अधिनियम 2002 के अंदर लाया गया, है ना। और ये नॉइस एंड पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को बना है जो 1998 में 1981 किसके अंदर आया था? 1981। पहले तो क्या है? बंद करना है इसको। जल प्रदूषण, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम कब आया? 1974 के अंदर। दादा वायु के लिए कब आया?
फिर वायु कहाँ के से लिए चला? जब आया 1981 में आया। बंद कर वहाँ पे रख दे। वायु के लिए कब आया? 1981 1981 में। ध्वनि के लिए कब आया? 1981 ये दोनों साथ ही आ गई। वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम कब आया? 1981 1981। इसी के अंदर कौन सा आ गया? ध्वनि। ध्वनि और ये किसका वायु का आ गया? 7। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम कब आया? 1974 के अंदर। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया? 1972। सबसे पहले आया वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। फिर दूसरे नंबर पर कौन सा है? जल प्रदूषण निवारण अधिनियम 1974। इसी के आधार पर किसकी स्थापना हुई? CPCB की, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना भी 1974 के तहत हुई। फिर वायु आ गया। फिर वायु वाला कब आया? 1981। इसी के अंदर क्या है? ध्वनि प्रदूषण। फिर बाद में 1986 के अंदर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया? 1986। फिर जैव विविधता मिशन 2002 के अंदर। कौन सा? जैव विविधता अधिनियम 2002 के अंदर। ये सारे हो गए। फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। वन अधिकार अधिनियम 2006। 2006 हाँ, राष्ट्रीय फॉरेस्ट हरित प्राधिकरण की स्थापना 2010। क्या ये कौन सा है? राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? 2002। 2010 के अंदर। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना 2010 के अंदर। और वन्य अधिकार अधिनियम 2006 के अंदर। जैव विविधता अधिनियम 2002 के अंदर। और ध्वनि वाला 1981 के अंदर। और जल वाला 1974। ध्वनि वाला 1981 वायु वाला 1981 और 86 के अंदर पर्यावरण संरक्षण पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। और फिर जल प्रदूषण नियंत्रण के लिए 1974। और फिर 1981 एयर और ध्वनि के लिए। हाँ। और बाद के अंदर वो 86 हो गया। 86 एनवायरमेंट पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। फिर 2002 के अंदर जैव विविधता अधिनियम। फिर राष्ट्रीय प्राधिकरण के लिए 2010। एक वन अधिकार अधिनियम 2006 किसके अंदर आया? 2006 के अंदर। ठीक है। इकोलॉजी तो अब यही करवाना है। 4 बजे 1 मिनट।